Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel CA राहुल अग्रवाल क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 पढ़ेंगे जिसका नाम है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं AS 7 को। देखिए AS 7 में हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी अकाउंटिंग कैसे करनी है। आपने कुछ कंस्ट्रक्शन कंपनीज का नाम सुना होगा, जैसे जेपी ग्रुप। अगर आप नोएडा से आगरा ट्रेवल करते हो तो आपने होर्डिंग्स देखे होंगे जेपी ग्रुप के, वो जेपी वालों ने ही बनाया हुआ है पूरा हाईवे। L&T आपने नाम सुना होगा। तो ये सब कंपनीज कंस्ट्रक्शन का काम करती हैं। अच्छा, हमारे को यहाँ पर अकाउंटिंग करनी किसकी है? देखिए, एक होता है कॉन्ट्रैक्टर और एक होता है कॉन्ट्रैक्टी। जिसने काम दिया कंस्ट्रक्शन करने का वो तो कहलाता है कॉन्ट्रैक्टी, और जिसको काम मिला जो कंस्ट्रक्शन करेगा वो है कॉन्ट्रैक्टर। तो हम यहाँ पर अकाउंटिंग किसकी करेंगे? कॉन्ट्रैक्टर की। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, दिल्ली मेट्रो गवर्नमेंट की एक कंपनी है। तो दिल्ली मेट्रो ने काम दिया कॉन्ट्रैक्टर्स को कि आप यहाँ से यहाँ तक मेट्रो बनाओ। तो AS 7 किस पर लगेगा? दिल्ली मेट्रो पर नहीं लगेगा। जो कंपनी बना रही है, जैसे L&T अगर बना रही है तो L&T पर AS 7 लगेगा। मतलब कहने का कि जो कंस्ट्रक्शन करेगी उसी पर तो वही तो अकाउंटिंग करेगी इन सब चीजों की। ठीक है, तो ये AS एप्लीकेबल होगा कॉन्ट्रैक्टर पर, ना कि कॉन्ट्रैक्टी पर। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली नेगोशिएटेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन असेट, चाहे उसमें एक असेट हो। जैसे यहां पर आपको एक एग्जांपल दिख रहा है कि रोड बनाने के लिए काम दिया, तो ये एक असेट हो गई। या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ असेट्स हो, कई सारी असेट्स हो जो एक दूसरे से रिलेटेड है। आप लोगों ने कुछ सोसाइटी में अगर कभी गए हो या आप रहते हो तो वहां पर देखा होगा 3-4 ब्लॉक होते हैं और वो लगभग बिल्कुल सेम होते हैं। कई जगह पे ABCDE 5 ब्लॉक है तो पांचों ब्लॉक एग्जैक्टली सेम होंगे, उतने ही फ्लोर होंगे, एक फ्लोर पर उतने ही मकान होंगे और सबका डिजाइन वगैरह सब सेम होगा। तो है वो अलग अलग असेट, लेकिन एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आ जाएगा क्योंकि उसका डिजाइन, टेक्नोलॉजी सब चीजें सेम है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ असेट्स दैट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। यहां पर आपको ये फोटो में एग्जांपल दिख भी रहा है। और क्या कंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन में आता है? तो इट इंक्लूड्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ असेट्स। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ एक्टिविटी होगी जो डायरेक्टली रिलेटेड है। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड क्या एक्टिविटी हो सकती है? इस फोटो में आपको दिखाई देगा एक आर्किटेक्ट है जो डिजाइन तैयार कर रहा है कैसे कंस्ट्रक्शन करनी है। समझ में आ गया? तो जो नक्शा वगैरह तैयार करते हैं वो भी सर्विसेज कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंडर ही आएंगी। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिस्ट्रक्शन और रिस्टोरेशन ऑफ असेट्स एंड द रिस्टोरेशन ऑफ द एनवायरमेंट फॉलोइंग द डिमोलिशन ऑफ असेट। ये कहता है केवल बनाना ही कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंडर नहीं आता। अगर कोई बनी बनाई चीज है उसको आपको तोड़नी है और वहां पर फिर उसको सारे जो मलबा वगैरह इकट्ठा हो गया उसको स्क्रैप करना है, हटाना है, वहां से एनवायरमेंट को ठीक करना है, तो वो भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंडर ही आता है। आपने अगर न्यूज सुनी हो, कुछ महीने या एक आध साल पुरानी है, एक नोएडा में बहुत बड़ी बिल्डिंग थी जिसको गिराना था, कई दिन तक उसकी न्यूज चली थी। तो वो एक डिमोलिशन ऑफ असेट है। ठीक है, वो डिमोलिशन ऑफ असेट भी AS 7 के अंडर ही आएगी। समझ में आ गई यहां तक की बात आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, 2-4 पॉइंट्स। इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ नंबर ऑफ असेट्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ ईच असेट शुड बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट व्हेन। कहता है अगर नंबर ऑफ असेट्स इंक्लूडेड है तो क्या हर असेट को सेपरेट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मानना है? हर की सेपरेट अकाउंटिंग करनी है? हाँ, करनी है। कब? जब ये कंडीशंस फुलफिल हो रही हो। क्या कंडीशन है? कहते हैं सेपरेट प्रपोजल सबमिटेड फॉर ईच असेट। हर असेट का एक सेपरेट प्रपोजल है। ईच असेट सब्जेक्ट टू सेपरेट नेगोशिएशन। सबका नेगोशिएशन अलग अलग है, मतलब वो कितने का बनेगा, हर सबकी कॉस्ट को अलग कर रखा है, सबका रेवेन्यू अलग अलग आपको दिखाई दे सकता है और सब में अलग नेगोशिएशन चल सकता है कि नहीं इसमें इतना पैसा लगेगा, इसमें इतना नहीं लगेगा। ठीक है, तो कॉस्ट एंड रेवेन्यू ऑफ ईच एसेट कैन बी आइडेंटिफाइड। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट, अ ग्रुप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स वेदर विद अ सिंगल कस्टमर और विद सेवरल कस्टमर्स शुड बी ट्रीटेड एज अ सिंगल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट व्हेन। ये मतलब फर्स्ट पॉइंट का उल्टा हो गया। ये कह रहा है अगर आपने कई सारे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा, चाहे एक ही कस्टमर के साथ कराओ चाहे अलग अलग कस्टमर्स के साथ कराओ। अब इसका एग्जांपल ये हो सकता है, जैसे 3-4 फैमिलीज ने मिलकर किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को कहा कि आप यहां पर एक बिल्डिंग बनाओ, 4-5 फ्लोर बनाओ
और सारे फ्लोर बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसे होने चाहिए। ऐसी बिल्डिंगें बहुत देखी होगी आप लोगों ने, ठीक है, जहां पर 3-4 फ्लोर होते हैं और एग्जैक्टली उनका डिजाइन बिल्कुल सेम होता है हर फ्लोर पे। आप किसी भी फ्लोर पर जाओ, किसी भी घर में जाओ, आपको डिजाइन बिल्कुल सेम मिलेगा। अगर 3 BHK है, 3 BHK ही मिलेगा। किचन जिस साइड है फर्स्ट फ्लोर पर, उसी डायरेक्शन में हर फ्लोर पर होगी, मतलब बिल्कुल डिजाइन सेम होगा। तो उसको हम लोग सिंगल कॉन्ट्रैक्ट मान लेंगे कब? जब ग्रुप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नेगोशिएटेड एज अ सिंगल पैकेज, एक सिंगल पैकेज है वो, एंड कॉन्ट्रैक्ट्स आर इंटर रिलेटेड विद ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन, उसमें एक ओवरऑल प्रॉफिट है कॉन्ट्रैक्टर का, एंड कॉन्ट्रैक्ट्स आर परफॉर्म्ड कॉन्करेंटली और इन अ कंटिन्यूस सीक्वेंस, या तो साइमल्टेनियसली एक साथ किए जाते हैं, या फिर एक खत्म होता है फिर दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा, ऐसा नहीं कि बीच में गैप हो। एक का बना दिया, एक 6 महीने बाद, एक 1.5 साल बाद, तो फिर वो भी इसकी डेफिनेशन में नहीं आ पाएगा। आई बात समझ में? थर्ड पॉइंट कहता है इफ एडिशनल असेट इज इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, अगर एक और असेट को इंक्लूड कर दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट में, इट इज ट्रीटेड एज सेपरेट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट व्हेन, उसको सेपरेट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मानना होगा कब? अगर असेट डिफर करती है सिग्निफिकेंटली इन डिजाइन, टेक्नोलॉजी और फंक्शन फ्रॉम असेट इन ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, या फिर प्राइस ऑफ असेट इज नेगोशिएटेड विदाउट रिगार्ड टू द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। लेकिन अगर, जैसे मैंने आपको सेकंड वाले में एग्जांपल दिया था कि 4-5 लोगों ने मिलकर कहा कि एक बिल्डिंग बनाओ, सब फ्लोर से एक जैसे बनाओ, अगर इसी में एक और फ्लोर जोड़ना हुआ तो वो तो उसी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट हो गया। लेकिन अगर बिल्कुल डिफरेंट बनाना होगा, ठीक है, उसका डिजाइन बिल्कुल अलग होगा, ये कंडीशन में से कोई सी भी, आप देख रहे हो यहां पर और लगा हुआ है, या तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो, ये देखो और दिख रहा है ना, सॉरी एक मिनट, ये ठीक है, तो या तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो या फिर सेकंड वाली हो, लेकिन फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में एंड लगा हुआ था, सारी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। आ गई बात समझ में आप लोगों को? अब इसमें नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट 2 टाइप के होते हैं मेजरली। पहला होता है जिसमें कॉन्ट्रैक्टर एक प्राइस फिक्स कर देता है कि भाई मुझे इतने रुपए चाहिए इस काम को करने के लिए। जैसे उसने कहा कि 5 करोड़ रुपए मैं लूंगा, ये रोड पूरी तैयार कर दूंगा, ठीक है, ये होता है फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा हो गया कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में क्या कहता है? कहता है देखो अभी ये तब होगा जब कॉस्ट सर्टेन नहीं है, अभी पता नहीं लग पा रहा कि एग्जैक्टली कितनी कॉस्ट लगेगी, अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो उस केस में कहते हैं कि ठीक है, जितनी भी कॉस्ट लगेगी प्लस उसमें मैं एक मार्जिन लूंगा 5% का, तो जितनी भी कॉस्ट प्लस 5%। आई बात समझ में? कॉस्ट प्लस 5% प्लस 6%, इस तरीके के जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वो कहलाते हैं कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एक एग्जांपल दे, जैसे ये कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट का रियल एग्जांपल है, जैसे डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो ने जयपुर मेट्रो बनाई थी। जयपुर मेट्रो का जो फेज 1 है वो जेएमआरसी ने डीएमआरसी को काम दिया था करने का, तो वो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट पर था। ठीक है, कि जितनी भी कॉस्ट लगेगी प्लस X%, कि उसमें हम लोग जितनी भी कॉस्ट क्यों, क्योंकि अभी सर्टेनिटी नहीं थी कि वहां पर फेज 1 में कितनी कॉस्ट लगने वाली है, क्या क्या चीजें होने वाली है, तो वो सर्टेनिटी ना होने की वजह से कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया गया था। डेफिनेशन देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्टर एग्रीज टू अ फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट और फिक्स रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट विच मे बी सब्जेक्ट टू कॉस्ट एस्केलेशन। फिक्स मतलब ऐसा कोई पत्थर की लकीर नहीं, मतलब उसमें भी चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक अमाउंट फिक्स हो गया कि इतना है। बाद में एस्केलेशन वगैरह भी मीनिंग समझेंगे हम, ठीक है। फॉर एग्जांपल एनएचएआई क्या है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट की एक अथॉरिटी है, ये जिस मिनिस्टर है नितिन गडकरी उनके अंडर आती है, जो रोड्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करती है। अलॉट कॉन्ट्रैक्टर टू बिल्ड रोड एट ₹5 करोड़। उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया 5 करोड़ में बनाने का रोड को। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्टर इज रिम्बर्स्ड फॉर अलाउएबल और अदरवाइज डिफाइंड कॉस्ट प्लस परसेंटेज ऑफ दिस कॉस्ट और अ फिक्स्ड फी। ठीक है, और अ फिक्स्ड फी मतलब कि कॉस्ट प्लस आपको इतने लाख रुपए और मिलेंगे, तो ये हो गया कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आई बात? एग्जांपल है ए लिमिटेड गिव्स वर्क ऑफ कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग एट कॉस्ट प्लस 5%। नेक्स्ट देखिए कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू क्या होता है? अब हम एक एक टर्म को पढ़ते हुए चलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू सबसे पहले आता है। देखिए, रेवेन्यू का मतलब है कि जितने में, जैसे फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है या फिर कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट है, तो जितने पैसे कॉन्ट्रैक्टर को मिलने वाले, इसमें केवल प्रॉफिट नहीं आया, पूरी वैल्यू आ गई
कॉस्ट भी इंक्लूडेड हो गया प्लस उसका प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्लूड हो गया। समझ में आ गई? मतलब बिजनेसमैन के लिए कहने का मतलब जो सेल वैल्यू होती है वही रेवेन्यू है। सेल में केवल प्रॉफिट थोड़ा ना होता है, कॉस्ट भी होती है ना। तो सेल वैल्यू ही कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है। तो यहां पर मैंने लिख भी दिया, नॉट ओनली प्रॉफिट दैट इज टोटल वैल्यू ऑफ वर्क, वर्क की टोटल वैल्यू इसमें आएगी। क्या है, इसको कैसे निकालेंगे? एग्रीड प्राइस, सबसे पहले तो फिक्स प्राइस या फिर कॉस्ट प्लस के हिसाब से जो भी रेट है वो लेंगे अमाउंट, प्लस कॉस्ट एस्केलेशन एग्रीड। अब ये कॉस्ट एस्केलेशन क्या होती है? देखिए, कई कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं कंस्ट्रक्शन के, वो 2-2, 3-3 साल तक चलते हैं। अब उसमें कॉन्ट्रैक्टर की लेबर लगती है, तो कॉन्ट्रैक्ट्स में कई बार ऐसा कहा जाता है, मतलब कंडीशन लिखी जाती है कि भाई अगर गवर्नमेंट ने जो ये मिनिमम वेजेस हैं लेबर के वो बढ़ा दिए तो हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। और अभी हम आज यहाँ पर बैठकर जब कॉस्ट डिसाइड कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर कहता है तो इतनी कॉस्ट है, बट पता नहीं 1 साल बाद क्या सिचुएशन हो, कॉस्ट एकदम से बढ़ जाए, कोई गवर्नमेंट चेंज हो, गवर्नमेंट प्राइस बढ़ा दे, ना भी चेंज हो तब भी तो गवर्नमेंट चेंज कर ही सकती है ना रेट्स वगैरह। तो ऐसे केस में कॉस्ट एस्केलेशन का भी एक क्लॉज डाला जाता है कि ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने रेट बढ़ाए तो फिर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू भी इतनी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो कॉस्ट एस्केलेशन। अब ये जरूरी नहीं है जितनी लेबर के प्राइस बढ़ाए सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट से ही निकालोगे, हो सकता है वो कुछ भी एक कंडीशन डाल दे कि अगर प्राइस जितना भी बढ़ेगा उसका 50% हम देंगे। प्लस क्लेम्स। क्लेम क्या होते हैं? अब क्लेम होते हैं, ये तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट डिसाइड हो गई थी, लेकिन क्लेम बीच बीच में क्या आ जाते हैं, जैसे जो ऑलरेडी पहले से डिसाइडेड नहीं था, पता नहीं था कि ये भी एक चीज आ जाएगी। जैसे क्या हुआ कि वहां से अगर जहां पर रोड बननी है वहां पर कोई उन्होंने खुदाई करी और उसमें कोई टेलीफोन के तार वगैरह मिले, इसको यूटिलिटी शिफ्टिंग वगैरह बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, तो वो वहां से उसको शिफ्ट करना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट आएगी। ठीक है, वो शिफ्ट करने की जो कॉस्ट आएगी वो क्लेम है। कॉन्ट्रैक्टर क्यों बियर करेगा भाई, वो तो कॉन्ट्रैक्टी पे ही डालेगा ना, तो ये क्लेम हो गए। तो रिम्बर्समेंट फॉर कॉस्ट नॉट इंक्लूडेड इन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। आ गई बात समझ में आप लोगों को? तो कोई ऐसी चीज जो पहले से पता नहीं थी, इंक्लूडेड नहीं थी, ठीक है, उसको अगर वो जितनी भी लगेगी उसकी कॉस्ट, वो एक्चुअल कॉस्ट वैल्यू उसमें हम इंक्लूड कर देंगे। ऑब्वियसली उसमें प्रॉफिट मार्जिन तो नहीं मानेगा वो। प्लस इंसेंटिव्स। इंसेंटिव क्या हो सकते हैं? अब इंसेंटिव हो सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में अगर लिखा हुआ है कि अगर आप काम को टाइम से पहले खत्म कर दोगे तो आपको इतने लाख रुपए हम और देंगे। ठीक है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में ऐसा हो सकता है। ठीक है, यूजुअली फॉर अर्ली कंप्लीशन इंसेंटिव मिलता है, और पेनल्टी भी लगती है अगर आप इस, वैसे पेनल्टी के लिए एक टर्म यूज होता है कॉन्ट्रैक्ट्स में, लिक्विडिटी डैमेजेस, LD। ठीक है, लिक्विडिटी डैमेजेस ये कब लगते हैं? जब कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट को टाइमली पूरा नहीं कर पाया, तब फिर पेनल्टीज लगेगी उसमें। तो एक ही काम होगा, मतलब या तो इंसेंटिव ही मिलेगा या पेनल्टी लगेगी। प्लस माइनस एडजस्टेड फॉर वेरिएशंस। अब वेरिएशंस की वजह से भी एडजस्टमेंट होती है। ये क्या होता है? चेंज इन स्कोप। अगर स्कोप चेंज हो गया, ठीक है, पहले डिसाइडेड था रोड ऐसे ऐसे यहां से बनती हुई दूसरी जगह ये 20 किलोमीटर की रोड बनानी है, लेकिन बीच में जहां से रोड निकलनी थी वहां कोई गांव पड़ रहा था और वो गांव वालों ने प्रोटेस्ट कर दिया कि यहां से रोड नहीं जाएगी। ठीक है, हमारा जो भी एक्टिविटी हम करते हैं वो डिस्टर्ब होगी, हम लोग यहां से रोड नहीं निकलने देंगे और हम लोग अपने घर खाली नहीं करेंगे। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो गई, बहुत ज्यादा विरोध हुआ, तो गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। गवर्नमेंट कहेगी नहीं, एक काम करो, वहां से ना निकाल के दूसरी जगह से रोड निकालो। तो ये स्कोप चेंज हो गया, उसकी वजह से कॉस्ट बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। ठीक है, तो ड्यू टू चेंज इन स्कोप, तो एडजस्टेड फॉर वेरिएशंस, देखो प्लस माइनस दोनों लगा रखा है, बढ़ भी सकती है घट भी सकती है। ये करके ये जो लास्ट में वैल्यू निकल के आएगी ये कहलाएगी हमारी कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। आई बात समझ में? आइए इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम। AB contractors enter into contract on 1st January 2021 with XY to construct a 5-storied building. Under the contract, AB is required to complete the construction in 3 years. That is by 31st December 2023. The following information is relevant. Fixed price कितना है उसका? 5 करोड़ रुपए का. Material cost escalation to the extent of 20% of increase in material cost. मटीरियल कॉस्ट आपकी जितने परसेंट बढ़े हम 20% देंगे। ठीक है,
लेबर कॉस्ट एस्केलेशन अप टू 30% ऑफ इंक्रीज इन मिनिमम वेजेस। अगर मिनिमम वेजेस 30% तक बढ़ेंगे तो हम देंगे, 40 बढ़े तो वो 10% आप देना। आप मतलब भाई कॉन्ट्रैक्टर को कितने मिलेंगे, 30% तक मिलेंगे कॉन्ट्रैक्टी से, बाकी उसको बेचारे को खुद बियर करने पड़ेंगे। तो वो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में नहीं आया ना, क्योंकि वो मिलने नहीं है। उसकी कॉस्ट तो है बट रिकवर नहीं कर पाएगा। इन केस ए बी इज एबल टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन इन लेस देन 2 years and 10 months, it will be entitled to an additional incentive of ₹50 lakh। अगर वो 2 साल 10 महीने में इस काम को कर पाता है, मतलब 2 महीने पहले कर पाता है, तो 50 लाख रुपए उसको और मिलेंगे। इन केस कंस्ट्रक्शन इज डिलेड बियॉन्ड 3 years and 2 months, लेकिन 3 साल 2 महीने से ज्यादा लगते हैं तो उसको पेनल्टी लगेगी 20 लाख रुपए की। ठीक है। एट द स्टार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ए बी हैज अ रीजन टू बिलीव दैट कंस्ट्रक्शन विल बी कंप्लीटेड इन 2 years 8 months। उसको पूरी उम्मीद है कि 2 साल 8 महीने में कॉन्ट्रैक्ट वो पूरा कर देगा। अज्यूम दैट द कंस्ट्रक्शन वाज एक्चुअली कंप्लीटेड इन 2 years 9 months, लेकिन कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुई, 2 साल 9 महीने में। भाई 2 साल 9 महीने भी तो कंप्लीट हुई, तब भी तो 3 साल से कम में ही हुई। ठीक है। और उसने इंसेंटिव कब देना था, 2 साल 10 महीने में, तो 2 साल 10 महीने से तो पहले ही हो गई, इंसेंटिव तो मिलेगा। लेबर कॉस्ट वर ओरिजिनली एस्टिमेटेड एट ₹1.20 crore based on initial minimum wages. However, the cost have increased by 25% during the construction period. कॉस्ट कितनी बढ़ गई, 25% से बढ़ गई कंस्ट्रक्शन पीरियड में। पहले लेबर कॉस्ट उसको लगता था कॉन्ट्रैक्टर को 1,20 लाख रुपए लगेंगे पूरे, लेकिन 25% से बढ़ोतरी हो गई लेबर कॉस्ट की। ठीक है। मटीरियल कॉस्ट हैव इंक्रीज बाय 40% ड्यू टू शॉर्ट सप्लाई। मटीरियल जो आएगा कंस्ट्रक्शन के लिए वो 40% दाम बढ़ गए उसके। द टोटल इंक्रीज इन मटीरियल कॉस्ट ड्यू टू 40% एस्केलेशन, कितने रुपए बढ़े एग्जैक्टली, 80 लाख रुपए बढ़े। कितने बढ़े, 80 लाख। एक्चुअल कॉस्ट कितनी है मटीरियल की नहीं पता, लेकिन बढ़े कितने, 80 लाख ये पता है। यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट व्हाट वुड बी द कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इन अबव केस। अज्यूम दैट इन ईयर 2022 XY हैज रिक्वेस्टेड AB टू इंक्रीज द स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप बढ़वा दिया। एन एडिशनल फ्लोर इज रिक्वायर्ड टू बी कंस्ट्रक्टेड एंड देर इज एन इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्ट फी। कॉन्ट्रैक्ट फी कितनी बढ़ गई, 1 करोड़ रुपए से बढ़ गई। AB has incurred a cost of ₹20 lakh for getting the local authority approval, which it will be entitled to claim from XY in addition to the increase in fixed fee। ये कहता है क्लेम भी लेना है उसको 20 लाख रुपए। अथॉरिटीज को उसने पैसा दिया था किसी चीज का अप्रूवल लेने के लिए। जैसे कई बार क्या होता है, पेड़ वगैरह आ रहे हैं रास्ते में, तो वो पेड़ हटाने के लिए, सारे पेड़ों को खत्म करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से एक अप्रूवल लेनी पड़ेगी, तो उसमें पैसे लगे। कितने रुपए लगे, 20 लाख रुपए। वो कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी पे चार्ज कर रहा है। अज्यूम दैट ऑल्सो मेजर द कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इन द दिस केस। तो दोनों केस में बतानी है, पहले चेंज से पहले और चेंज के बाद। तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू अगर हम इसमें निकालना शुरू करें, ये रुपीज इन करोड़ है, तो हम इसमें लिख देते हैं रुपीज इन करोड़। सबसे पहले बात करते हैं फिक्स्ड फी। आप प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, हम लोग देख रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना है, मतलब कहने का सामने वाले से निकालना कितना है पैसा। कॉस्ट मत देखो इसमें कितनी है उसकी, वो अलग चीज हुई, वो तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है। सामने वाले से मिलेगा कितना वो बात हो रही है यहाँ पर। भाई एक तो फिक्स्ड फी मिलेगी स्टार्टिंग में 5 करोड़ रुपए जो लिखे थे, ये तो मिलेंगे ही उससे। अब इसमें नेक्स्ट कहता है मटीरियल कॉस्ट एस्केलेशन। अब एस्केलेशन के जो दाम मिलेंगे कितने मिलेंगे, देखिए एक तो लेबर के लिए और दूसरा मटेरियल के लिए, दोनों चीजों के लिए मिलेंगे। लेबर के लिए कितना मिलेगा, लेबर कॉस्ट ओरिजिनली एस्टिमेटेड थी 1,20 लाख रुपए, लेकिन 25% बढ़ गए और ऊपर वादा किया था कॉन्ट्रैक्टी ने कि 30% तक तो कोई बात नहीं मैं भी कर दूंगा। तो ठीक है, इसका मतलब 25% तो कर ही देगा वो। 1 करोड़ कितना था, 20 लाख। 1.20 करोड़ का 25% ये हो गया 0.30, है ना। मटेरियल के एस्केलेशन, मटेरियल के एस्केलेशन 80 लाख रुपए बढ़े मटेरियल के दाम, 80 लाख। 80 लाख कितने परसेंट है, 80 लाख अपने आप में 40% है। उन्होंने वादा कितना किया था कॉन्ट्रैक्टी ने, केवल 20% का।
कि मैं तो केवल 20% दूंगा। 80 लाख जो दाम बढ़े वो अपने आप में कितने परसेंट है? 40%। यूनिटरी मेथड से निकाल लो 20% कितना आएगा, तो ये आ गया 0.40। ठीक है, तो एस्केलेशन हो गई 0.40 की। नेक्स्ट, आपको हो सकता है लग रहा हो कि लेबर की एक्चुअल कॉस्ट क्यों नहीं इंक्लूड करी। भाई वो तो 5 करोड़ में इंक्लूडेड थी ना। जब 5 करोड़ सोच के उसको बोले थे दाम, वो सब कुछ सोच के ही बोले थे कॉस्ट के। अब तो बस वो एस्केलेशन एक्स्ट्रा देगा, लेबर फिर से थोड़ी ना देगा दाम। वो 5 करोड़ रुपए में तो सब कुछ इंक्लूड था पहले से। नेक्स्ट, एस्केलेशन हो गई दोनों। अब इसके बाद कहता है हाँ इंसेंटिव। इंसेंटिव भी मिलेगा उसको। कितने का इंसेंटिव मिलेगा? ₹50 लाख का, क्योंकि उसने काम टाइम से पहले खत्म कर दिया। तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना आएगा निकल के? कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू आया 5 प्लस 0.30 प्लस 0.40 प्लस 0.50, ये आ गया 6.20 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। अब इसके बाद वो कहता है, देखो पहले इसने कहा यहां निकालो, फिर इसने कहा ये चेंजेस हुए फिर निकालो, तो 2 बार निकालना पड़ेगा, कोई बात नहीं। ये कहता है चेंज इन स्कोप हो गया, तो चेंज इन स्कोप की वजह से कितना बढ़ा? 1 करोड़ रुपए और बढ़ गई कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू की वैल्यू। प्लस एक क्लेम है, जो अथॉरिटी को पैसे दिए थे उसने 20 लाख रुपए, वो और लेगा वो। तो एग्जैक्टली कितने रुपए बन गए? 6.20 पहले थे, 1 प्लस 0.20, तो ये हो जाएगा 7.40 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू मतलब सामने वाले से, मतलब कॉन्ट्रैक्टी से हमें कितना पैसा मिलने वाला है, वो सारा हमने इसमें इंक्लूड कर लिया। समझ में आ गई बात? अब नेक्स्ट टाइम इसमें आता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। नाम से ही पता चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं वो इसमें आ जाएंगे। देखिए, हमें कॉन्ट्रैक्टी से जो पैसा मिलना है वो तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है। तो आप इसमें ये मत सोचना कि हम तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट बढ़ाकर दिखाने की कोशिश करेंगे। क्यों करेंगे? आप जो मर्जी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट दिखाओ, कॉन्ट्रैक्टी मतलब जिसने हमें ये काम दिया है उससे तो हम ऑलरेडी एग्रीमेंट कर चुके हैं ना, वो तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है। अब यहां पर हम खर्चे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में इसलिए दिखा रहे हैं केवल अकाउंटिंग पर्पस के लिए, हम अपना प्रॉफिट या लॉस शो कर पाए। समझ में आई बात? तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट होगी, आइए देखते हैं। ब्रैकेट में मैंने लिख रखा है, यहां पर आपको दिख रहा होगा कॉस्ट दैट कैन नॉट बी, ये चीज जो लिख रखी है, कॉस्ट दैट कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट इंक्लूडेड। जो हम उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड कॉस्ट हमें नहीं लग रही, जो हम उसमें एलोकेट नहीं कर सकते, वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो कौन कौन सी कॉस्ट आएगी? हम इसको 3 पार्ट में जनरली डिवाइड करते हैं। पहली क्या है? डायरेक्टली रिलेटिंग टू द स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, जो उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड ही है। जो वहां पर साइट है हमारी, जहां पर ये काम चल रहा है, उसमें कुछ मशीनें वगैरह लगी होगी, जितनी भी चीजें वहां पर साइट पर जारी है वो तो उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड ही हो गई, साफ साफ दिखाई दे रही है। तो जैसे साइट की लेबर कॉस्ट, उस साइट पर जो हमारी लेबर लग रही है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो यूज हो रहा है वहां पर, यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट यूज्ड, वो जो प्लांट पूरा स्पेसिफिकली वहां पर एलोकेट कर दिया हमने, उससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन, तो ये साफ साफ दिख रही है कॉस्ट, वो इंक्लूड होगी। दूसरा कॉस्ट कहता है जनरल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एलोकेटेड टू स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स, जो एक जनरल कॉस्ट है। जनरल कॉस्ट कैसी हो सकती है कॉन्ट्रैक्टर की? जैसे उसने एक इंजीनियर अपॉइंट किया, उसके 3 प्रोजेक्ट चल रहे थे, ठीक है, अलग अलग, और उसने एक इंजीनियर अपॉइंट किया और कहा आपको इन तीनों प्रोजेक्ट को सुपरवाइज करना है, ठीक है। तो अब वो तीनों को सुपरवाइज करेगा, तो अगर हम उसकी 1 लाख रुपए सैलरी दे रहे होंगे तो वो तीनों प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो गई, तीनों में डिवाइडेड बाय 3 करके डिवाइड कर देंगे, एलोकेट कर देंगे। ठीक है, समझ में आई बात? तो जितनी भी जनरल कॉस्ट लग रही है वो प्रोजेक्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। जनरल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एलोकेटेड टू स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस, अगर हमने एक ओवरऑल इंश्योरेंस ले रखा है अपने कॉन्ट्रैक्ट्स का, तो वो डिवाइड कर देंगे हम कॉन्ट्रैक्ट्स पर। कंस्ट्रक्शन के ओवरहेड्स जितने भी लग रहे हैं, जैसे मैंने आपको ये इंजीनियर का जो पेमेंट जा रही है उसका एग्जाम्पल बताया। तीसरा क्या हो सकता है, अगर इसके अलावा भी कोई है, अदर कॉस्ट स्पेसिफिकली चार्जेबल टू कस्टमर, अगर हमें लगता है कि ये कस्टमर से चार्जेबल है, जैसे इसमें ऐसी चीजें हो सकती है कि जो जिसने हमें काम दिया कॉन्ट्रैक्टी,
ठीक है, उसके ऑडिटर विजिट करना चाहते हैं साइट को। अब वो साइट पर विजिट करना चाहते हैं तो मैंने अरेंजमेंट कर दी कि ठीक है उसके ऑडिटर आ सकते हैं यहाँ पर। अब वो आए, जो भी हमारा खर्चा लगा, अब ये कहीं एग्रीमेंट में तो ये था नहीं कि मुझे ये खर्चा बियर करना है, तो वो सारा क्लेम हमने किससे करा, अपने कॉन्ट्रैक्टी से। ठीक है, जिसके ये ऑडिटर्स आए थे। तो अदर कॉस्ट स्पेसिफिकली चार्जेबल टू कस्टमर लाइक एक्सपेंसेस ऑन विजिट बाय ऑडिटर। आई बात समझ में? तो सीधी सी बात है भाई, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे वो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में दिखेंगे, या तो साफ साफ दिखाई दे वो वाले, या फिर जो हम एलोकेट कर सकते हैं, रीजनेबली लगता है कि हाँ यार लॉजिकल है उस पर एलोकेट करने चाहिए, वो हम उसमें एलोकेट कर देंगे। आ गई बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट की अकाउंटिंग कैसे करनी है, कैसे रिकॉग्नाइज करना है बुक्स में। देखिए, ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे ये लंबे चलेंगे 2-3 साल तक। तो इस साल हम लोग कितना कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करें और कितने खर्चे रिकॉग्नाइज करें, तो ये डिपेंड करता है कितना काम कंप्लीट हो गया उस पर। जितना परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन हो गया है उस हिसाब से आप लोग रिकॉग्नाइज करते हुए चलो। ठीक है, अब 3 साल तक वेट करें, अगर 3-4 साल का प्रोजेक्ट है, 5 साल का प्रोजेक्ट है, वेट करें तो वो ठीक नहीं होगा। इससे बेटर है उसको धीरे धीरे करके रिकॉग्नाइज करते रहें, जितना जितना काम कंप्लीट होता जा रहा है उस हिसाब से। वो कैसे निकालते हैं वो हम देखते हैं। देखिए, पहला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि हम रिकॉग्नाइज करने लायक हैं भी या नहीं, मतलब रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ फाइनल आउटकम कैन बी मेड। क्या रीजनेबल एस्टिमेट एक बना सकते हैं फाइनल आउटकम क्या निकलने वाला है, या नहीं बना सकते। अब क्या ये रीजनेबल एस्टिमेट कर सकते हैं हम या नहीं कर सकते, कैसे पता चलेगा? तो आइए एक बार देखिए, हाउ इज द आउटकम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एस्टिमेटेड रिलायबली। कब मानेंगे कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट का एक आउटकम जो है वो एस्टिमेट कर सकते हैं कि हाँ विश्वास हो सकता है, हाँ यार यही पिक्चर है, यही क्लियर पिक्चर लग रही है कि इतना होने वाला है, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इतने खर्चे होने वाले हैं। तो फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट के केस में कब मानेंगे ये? तो एएस कहता है अगर ये 4 कंडीशंस आपकी फुलफिल हो रही है तो मान लिया जाएगा कि हाँ आपका कॉन्ट्रैक्ट का आउटकम आप एस्टिमेट कर पा रहे हो रिलायबली, और आप रेवेन्यू और एक्सपेंसेस अपने आराम से रिकॉग्नाइज करो। ठीक है, क्या क्या कंडीशंस हैं? पहली, टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कैन बी मेजर्ड। आप पता लगा सकते हो कि कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू मेरा कितना होने वाला है। देखिए, एग्जैक्ट फिगर नहीं बट एक रीजनेबल एस्टिमेट तो लगा सकते हैं ना। थोड़ा बहुत चेंज तो होगा ही होगा, क्लेम भी आ सकते हैं, कुछ वेरिएशंस भी आ सकते हैं, चेंज इन स्कोप हो सकता है, माना, लेकिन एक रीजनेबल एस्टिमेट की बात हो रही है। ये कहां कह रहे हैं कि एग्जैक्टली उतना ही होगा। दूसरा, प्रोबेबिलिटी अबाउट रिकवरी, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्रोबेबिलिटी ही नहीं है, ये तो AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन भी कहेगा। ठीक है, अगर आपको प्रोबेबिलिटी ही नहीं है रिकवरी की, आपको लग ही नहीं रहा, अभी विश्वास ही नहीं है कि पैसा रिकवर होगा, तो आप कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं रेवेन्यू? नेक्स्ट, स्टेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन, कितना परसेंटेज काम कंप्लीट हो गया, एंड रिमेनिंग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, और अभी कितनी कॉस्ट लगनी बाकी है कॉन्ट्रैक्ट पर, ये पता लग जाए। लास्ट, एक्चुअल कॉस्ट कितनी लग चुकी ये मेजर की जा सके, मतलब कॉस्ट कितनी लग चुकी, कितनी लगेगी, ये कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू और प्रोबेबिलिटी अबाउट रिकवरी, ये चारों कंडीशंस अगर है तो मान लिया जाएगा एस्टिमेट ऑफ, मतलब आउटकम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एस्टिमेटेड रिलायबली। आई बात समझ में? अगर कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट है तो इतनी झंझट की जरूरत नहीं है। कॉस्ट प्लस में कहता है केवल प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए रिकवरी की कि हाँ पैसा मिलेगा। दूसरा, एक्चुअल कॉस्ट इंकर्ड कैन बी मेजर्ड, कितनी कॉस्ट आपने लगा दी है ये मेजर की जा सके। क्यों भाई? बाकी दोनों कंडीशन कौन कौन सी छोड़ी कॉस्ट प्लस में? एक तो इसने ये छोड़ दी कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू वाली, दूसरी कौन सी छोड़ी? रिमेनिंग कॉस्ट वाली। क्या इसकी जरूरत नहीं है कॉस्ट प्लस में? नहीं है। क्यों? कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? जितनी जितनी कॉस्ट लगती जा रही है प्लस एक परसेंटेज होती है, जैसे 5% प्लस, वो हमारा रेवेन्यू होता है। तो कितनी और कॉस्ट लगनी है, क्या मतलब इसको? कितनी और कॉस्ट लगनी है वो अगर नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, जितनी लगती रहेगी प्लस एक्स करते रहेंगे, परसेंटेज जो भी है, रेवेन्यू आता रहेगा हमारा। ठीक है, इसलिए ये वाली नहीं। पहला, टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू की जरूरत नहीं है, उसने तो कह ही दिया ना, जितनी कॉस्ट लगेगी प्लस हम परसेंटेज करके दे देंगे, तो क्या जरूरत है? तो ना रिमेनिंग कॉस्ट की जरूरत, ना टोटल रेवेन्यू की जरूरत, किसमें? कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में। जरूरत किसकी है? हाँ, लेकिन कॉस्ट लग कितनी गई, तो अगर यही नहीं पता होगा तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज क्या करोगे? सामने वाले ने यही तो कहा है कॉस्ट प्लस परसेंटेज दूंगा, तो कॉस्ट लग कितनी गई ये नहीं पता तो कैसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने बैठेंगे हम बीच में? समझ में आ गई बात? तो ये चीजें होती हैं। तो
अगर रीजनेबल एस्टीमेट हो सकता है, जो नीचे 4 कंडीशन या 2 कंडीशन है वो है, तब ये करेंगे। नहीं है तो क्या करेंगे, कैन नॉट बी मेड, तब फिर भाई क्या करो, अगर आपको ये विश्वास नहीं है, अगर ये कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही, तो फिर जितना आपने खर्चा करा है ना, बस उतना ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करो, वो भी तब जब आपको लग रहा है कि हाँ भाई पैसे इतने तो मिल ही जाएंगे। उसमें से भी अगर आपको लग रहा है कि कुछ कट पीट के मिलेंगे, तो वो भी फिर आप कम ही रिकॉग्नाइज करो रेवेन्यू। समझ में आई बात? तो जस्ट रिकॉग्नाइज रेवेन्यू टू द एक्सटेंट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इज रिकवरेबल। जितनी रिकवरेबल है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, बस उतना रिकॉग्नाइज करो, बाकी मत करो। नेक्स्ट, अगर है रीजनेबल एस्टीमेट करा जा सकता है तो क्या करें, तो यूज परसेंटेज कंप्लीशन मेथड। कौन सा मेथड यूज करो, परसेंटेज कंप्लीशन मेथड। जितना जितना काम कंप्लीट हो गया, ये परसेंटेज कैसे निकलेगी? अब ये परसेंटेज के लिए या तो इंजीनियर की मदद ली जाए, वो सर्वे वगैरह करे, या फिर फिजिकल प्रोग्रेस, दोनों लगभग एक जैसे ही हैं, सर्वे कर कर देखे, जैसे यहाँ पर सेकंड पॉइंट में लिखा है ना, सर्वे ऑफ वर्क परफॉर्म, या फिर फिजिकल प्रोपोर्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्क। ये एक इंजीनियर ही बता सकता है कि भाई इतने परसेंट काम कंप्लीट हो गया। उसकी एक मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट आती है इंजीनियर की, वहां पर लिखा होता है कि इतने परसेंट काम कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीशन ऑफ फिजिकल प्रोपोर्शन, या तो उससे परसेंटेज पता लग जाए, या फिर हम अपने फाइनेंस वाले लोग कैसे पता लगाएं, ये वाला फॉर्मूला लगा के कि भाई अगर 100 रुपए लगने हैं कॉन्ट्रैक्ट में, 30 लग चुके, तो 30% हो गया काम। ये एक अंदाजा लगाने का तरीका है। तो एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट, वो क्या आई, जितनी एक्चुअल कॉस्ट है प्लस एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट। भाई जितनी लग चुकी वो तो दिख ही रही है, प्लस और कितनी लगनी है, दोनों को मिलाओगे तो टोटल कॉस्ट हो गई। किस ये तो डिनोमिनेटर में आ गई, न्यूमरेटर में क्या आया, एक्चुअल कॉस्ट अभी तक कितनी लग चुकी, तो पता लग जाएगा परसेंटेज कितना काम हुआ। 100 रुपए लगने हैं टोटल, 30 लग चुके, तो 30% काम हो गया। आई बात समझ में? तो ये 3 तरीके हैं पर डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालने के। कुछ एक दो चीजें नोट करनी है। क्या, परसेंटेज कंप्लीशन मेथड इज अप्लाइड क्यूमुलेटिवली एवरी ईयर। जैसे अभी 30% काम कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट फिर और कुछ परसेंटेज कंप्लीट होगा तो क्यूमुलेटिव होकर 40-50 हो जाएगा, फिर 70 हो जाएगा, फिर 100 हो जाएगा, ऐसे चलता रहेगा ना, तो क्यूमुलेटिव होता है। तो एनी चेंज इन एस्टीमेट इज डेल्ट एज पर AS5। अगर कोई चेंज होता है एस्टीमेट में, बाद में लगता है कि नहीं ये गलत हो गया, तो वो AS5 के अकॉर्डिंगली चेंज इन एस्टीमेट माना जाएगा। एनी कॉस्ट इनकर्ड फॉर फ्यूचर एक्टिविटी इज रिकॉग्नाइज्ड एज असेट प्रोवाइडेड इट इज रिकवरेबल। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कहता है कि कोई भी अगर ऐसा खर्चा आपने किया जो अभी आप क्लेम ही नहीं कर सकते अपने कॉन्ट्रैक्टी से, ऐसा कोई खर्चा करा कॉन्ट्रैक्टर ने जो क्लेम नहीं किया जा सकता क्योंकि ये फ्यूचर एक्टिविटी का है, तो वो फिर अभी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में नहीं आएगा, ये तो एक असेट है, ये खर्चों में नहीं आएगा। ये तो वैसे भी सबको 11th के बच्चे को भी पता है। कोई ऐसा एक्सपेंस हुआ जो एडवांस में हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस जैसे कहते थे ना, तो वो तो असेट बनता था, वैसे यहाँ पे कह रहा है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू अर्लियर रिकॉग्नाइज्ड इफ अनकलेक्टेबल लेटर। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू पहले तो रिकॉग्नाइज कर दिया पहले साल में, दूसरे साल में पता चला बहस हो गई कॉन्ट्रैक्टी से, अब वो कह रहा है वो वाला भी नहीं देगा। ठीक है, उसने उसको अप्रूव नहीं करा, तो क्या करे, अब पिछले साल की बुक्स में तो चला गया कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, कोई बात नहीं, इस बार उसको खर्चा बुक कर दो जितना मना कर दिया उसने, ठीक है, देने के लिए। तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू अर्लियर रिकॉग्नाइज्ड इफ बिकम अनकलेक्टेबल, तो इट इज प्रोवाइडेड एज एक्सपेंस इन द नेक्स्ट ईयर। आई बात समझ में? फोर्थ पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको हर क्वेश्चन में पहले चेक कर लेना है कि अगर इट इज प्रोबेबल दैट, पता चल जाए कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट वुड एक्सीड कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, अगर ये दिख जाए, जिस भी साल ये दिख गया कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट ज्यादा है कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू से, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट जो भी हमने प्रोजेक्ट उठाया है ये लॉस में जा रहा है, अगर ये पता लग जाए तो एक्सपेक्टेड लॉस टू बी रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली। तो जितना भी लॉस आपका है उसको अभी से प्रोवाइड कर दो, अभी से उसका प्रोविजन बना दो। समझ में आई बात? प्रोविजन कितना बना दो, देखिए समझिए बात को। जैसे अगर ये पता लगे कि टोटल लॉस होना है 500 रुपए का, ठीक है, लेकिन कुछ लॉस तो इस बार वैसे ही आ रहा होगा। जब इस बार का कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, इस बार का कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट डालोगे P&L में, तो कुछ लॉस तो आ ही रहा होगा। हो सकता है 150 रुपए लॉस तो दिख ही रहा है इस बार में ही। टोटल लॉस कितना होना है 500 रुपए, क्योंकि अभी तो परसेंटेज मल्टीप्लाई करके कुछ ही दिखेगा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। अभी आप जब क्वेश्चन करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो 150 तो आ ही रहा है, अभी और कितने का प्रोविजन बना दो, 350 का।
क्योंकि टोटल लॉस कितना होने वाला है, 500 रुपए का। समझ में आई बात? कुछ लॉस तो इस बार होते हुए दिखेगा। आप पी&एल बनाते आ रहे हो, आपको पता होगा पी&एल में कुछ आपको कर लॉस अलग से क्या दिखाना है, वो तो आप इधर इनकम लिखो, इधर एक्सपेंस लिखो, तो लॉस तो आएगा ही। अगर लॉस होगा तो वो लॉस तो है ही, इसके अलावा जो है उसके लिए प्रोविजन बना दो। ठीक है, डिस्क्लोजर्स क्या क्या देने हैं ये इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज एज रेवेन्यू इन द पीरियड, कितना कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया ये दिखाना है आपको। मेथड यूज टू डिटरमाइन कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, क्या मेथड यूज करा, मेथड यूज टू डिटरमाइन स्टेज ऑफ कंप्लीशन, कई तरीके है ना, सर्वे वाला, फिजिकल प्रोग्रेस, या फिर वो फॉर्मूले वाला, तो कौन सा आपने स्टेज ऑफ कंप्लीशन का मेथड यूज करा ये बताना है। कॉन्ट्रैक्ट्स इन प्रोग्रेस, जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में ये 3 चीजें देनी है। क्या क्या, कॉस्ट कितनी इंकर की प्लस कितना प्रॉफिट रिकॉग्नाइज किया या फिर लॉस, एडवांस कितना मिला, अगर एडवांस मिला है तो वो, रिटेंशंस कितनी है। रिटेंशन क्या होता है, रिटेंशन मतलब हो गया कि हमने बिल तो रेस कर दिया बट अभी कॉन्ट्रैक्टी ने ये पैसा रोक लिया, कह रहे बाद में दूंगा, रिटेन करके रख लिया। कई बार ऐसे करते हैं कॉन्ट्रैक्टी कि हर बिल में से कहते हैं 5% काटेंगे हम, और जब एंड में फाइनल सेटलमेंट कर रहे होंगे तब हम एक साथ देंगे। ऐसे होते हैं कई कॉन्ट्रैक्ट्स मैंने पढ़े हैं। ठीक है, तो रिटेंशन मतलब पैसा उसने रोक लिया। अभी रिटेंशन एक असेट हो गई कॉन्ट्रैक्टर के लिए, पैसा बाद में आएगा, मना नहीं कर रहा, वो कहता बाद में दूंगा। एन एंटरप्राइज शुड रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करे, देखिए एक ये चीज और रिप्रेजेंट करनी पड़ती है, कॉस्ट कितनी इंकर की, फॉर एग्जांपल 100 रुपए कॉस्ट इंकर की, प्लस रिकॉग्नाइज प्रॉफिट 10 रुपए रिकॉग्नाइज किया, माइनस बिलिंग, प्रोग्रेस बिलिंग। अगर हमने 110 पर 110 हो गया, अभी हमने 90 रुपए की ही बिलिंग करी है कॉन्ट्रैक्टी को, जो बिल बनाकर भेजे उसको वो 90 के ही भेजे, तो 20 रुपए के अभी बिल बनाने बाकी है। 20 रुपए क्या है, इसको बोलेंगे हम ड्यू फ्रॉम कस्टमर। देखिए यहां पर ड्यू फ्रॉम कस्टमर असेट, या फिर इसको बोल सकते अनबिल्ड रेवेन्यू, वो रेवेन्यू जिसकी हमने बिलिंग नहीं करी, अनबिल्ड रेवेन्यू। समझ में आई बात? अगर नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव कैसे हो जाए, हमने बिलिंग कर दी 130 रुपए की, कायदे से 110 ही बनते हैं अभी तक, लेकिन हमने बिल में बना के रख दिया, उसको इनवॉइस रेज कर दिया 130 का, 20 रुपए ज्यादा का कर दिया इनवॉइस, तो 20 रुपए की लाइबिलिटी है हमारी। एक्सेस ऑफ बिलिंग ओवर रेवेन्यू, एक्सेस ऑफ बिलिंग ओवर रेवेन्यू, तो 20 रुपए की हमारी लाइबिलिटी है। आपको बात समझ में आ रही है ये? देखिए एक चीज समझना, प्रोग्रेस बिलिंग में, प्रोग्रेस बिलिंग का मतलब हुआ बिल रेस करा है, इसमें हो सकता है पैसा मिल गया हो या नहीं मिला हो, तो इसके अंदर भी अपने आप ही डेटर हो सकते हैं। देखिए एक तो ये ड्यू फ्रॉम कस्टमर वाला डेटर हो गया, अनबिल्ड रेवेन्यू ये तो है ही, प्लस प्रोग्रेस बिलिंग में भी तो होगा कि कुछ पैसा मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा वो भी आपको डेटर में ही दिख रहा होगा। ठीक है, वो बिल्ड रेवेन्यू है। समझ में आई बात? कंफ्यूज मत होना, मैं आपको केवल ये बता रहा हूं प्रोग्रेस बिलिंग का मतलब क्या हुआ, यहां पर लिख भी रखा है रिटेंशन की डेफिनेशन, पोर्शन ऑफ प्रोग्रेस बिलिंग नॉट येट पेड अंटिल सेटिस्फेक्शन ऑफ कंडीशन या डिफेक्ट्स आर रेक्टिफाइड, पैसा जो रोक रखा है ये रिटेंशन है। प्रोग्रेस बिलिंग क्या है, अमाउंट्स बिल्ड फॉर वर्क परफॉर्म्ड ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट वेदर और नॉट पेड बाय कस्टमर, चाहे कस्टमर ने दिए हों या ना दिए हों। मैं आपको सिंप्लीफाई कर एक चीज बोलता हूं, हमारे को क्या क्या चाहिए, देखो इतना टेक्निकल है नहीं, हमें क्या क्या चाहिए आराम से समझ लो, आ जाएगा। हमें 2 चीजें चाहिए, हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले पी&एल की बात करते हैं। हमें पी&एल के लिए कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट चाहिए। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट पे दिक्कत ये, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अभी की भी चाहिए और आगे की भी चाहिए, क्यों, परसेंटेज निकालनी है ना, वरना परसेंटेज कैसे निकलेगी, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट इनटू 100 है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट दोनों चाहिए कि आपको। ठीक है, रेवेन्यू चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट चाहिए, अगर कोई लॉस हुआ तो वो प्रोविजन बनाने तो लॉस चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, लॉस। बैलेंस शीट के लिए क्या चाहिए, बैलेंस शीट में क्या क्या जाता है, एक तो जाता है रिटेंशन जो पैसे उसने रोक लिए, एक जाते हैं एडवांसेस जो उसने जल्दी दे दिए, एक जाता है ये अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर या फिर ड्यू टू कस्टमर, ये जो अभी निकालने का तरीका बताया मैंने, बस यही तो है। ठीक है, अमाउंट ड्यू टू कस्टमर, अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर, ठीक है, ये हो गया रिटेंशन, एडवांसेस ये, और पी&एल में क्या क्या बताया, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट और लॉस।
प्रॉफिट तो अपने आप आएगा ही, लॉस का मैं प्रोविजन कह रहा हूं अगर वो हुआ तो। आ गई बात समझ में? ये सारी चीजें आप देखिए, एल एन टी की यहां पर मैंने एनुअल रिपोर्ट दिखा रखी है। एल एन टी वालों ने देखो ये सब कुछ लिख रखा है ना, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं तो ये तो लिखेंगे ही, AS7 इन पे एप्लीकेबल है। रेवेन्यू फ्रॉम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट रिलेटेड एक्टिविटीज रिकॉग्नाइज्ड एज कॉस्ट प्लस और फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, ये दिखा रखे हैं। फिर ये सारी चीजें आप इसको पढ़ लेना, मैं और जूम कर देता हूँ। अनबिल्ड रेवेन्यू, एक्सेस ऑफ बिलिंग ओवर रेवेन्यू, मेथड समझा रखा है कि हमने क्या क्या कैसे कैसे रिकॉग्नाइज कर रखा है। पहले ये पूरी पॉलिसी बताई अपनी, ठीक है। फिर इसके बाद एक मिनट, फिर इसके बाद ये देखिए अनबिल्ड रेवेन्यू, रिटेंशन मनी, अनबिल्ड रेवेन्यू, ये सारी चीजें इन लोगों ने बता रखी है। आई बात समझ में आप लोगों को? तो चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे। शो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सट्रैक्ट इन बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग डेटा फॉर ईयर 1। ईयर 1 का डेटा दे रखा है आपको। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फिक्स्ड है, कितना है फिक्स्ड? 600। ये रुपीज इन थाउजेंड है तो मैं ये 600 ही बोलूंगा, रुपीज इन थाउजेंड से ये आप अंडरस्टूड है, मैं 6 लाख नहीं बोल रहा इसको। कॉस्ट इंकर्ड टू डेट 390 अब तक लग चुकी है, ठीक है। एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट और कितनी लगने की उम्मीद है? 260, ये उम्मीद है। अज्यूम दैट द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड इज 2 years, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट मान के चलते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट इज 100% कंप्लीटेड बाय ईयर 2, 2 साल में ही काम पूरा भी हो गया, जो शेड्यूल था उस हिसाब से कंप्लीट भी कर दिया। एक्चुअल कॉस्ट इंकर्ड इज सेम एज द टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट, और एक्चुअल कॉस्ट सेकंड ईयर में वही 260 ही लगी, ठीक है। अब हमारे को ये डेटा गिवन है, तो आइए ईयर 1 ईयर 2 कॉस्ट इंकर्ड टिल डेट तक कितनी कॉस्ट इंकर हुई है? देखिए ईयर 1 में कितनी इंक्लूड हुई थी कॉस्ट इंकर? 390। ईयर 2 में 260 और हो गई, तो 260 प्लस 390 ये होता है 650। 650 कॉस्ट इंकर हो गई। कॉस्ट इंकर्ड प्लस हमारे को और क्या देखना होता है? एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट, और कितनी लगनी बाकी है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने में। तो ईयर 1 में हमारे को ये लग रहा था कि 260 और लगेगी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, वो बात और उतनी ही लगी। हम ईयर 1 में बैठे हैं तो ये ईयर 2 के भविष्यवाणी थोड़ी ना कर रहे हैं, तो ईयर 2 में तो हमारे को उम्मीद ही है ना, यही बोलेंगे ना। तो 260 और लगने की उम्मीद है। ईयर 2 में और कुछ नहीं लगना था, बस इतना ही था, ठीक है। तो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट अगर हम निकालने बैठे ईयर 1 में 390 लग गई, 260 और लगने की उम्मीद है, इसका मतलब 650। और ईयर 2 में तो चीजें स्पष्ट हो गई क्योंकि काम ही खत्म हो गया, तो 650 ही एस्टिमेटेड कॉस्ट है, ठीक है। इससे अगर हम इसको अगर ए माने, इसको बी माने, सी माने, अपने आप को समझाने के लिए, ठीक है। तो अगर हम डिग्री ऑफ कंप्लीशन लिखें, डिग्री ऑफ कंप्लीशन, इसको भी आप डी नाम दे सकते हो, डिग्री ऑफ कंप्लीशन, तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन कैसे निकलेगी? ए डिवाइडेड बाय सी, कॉस्ट इंकर्ड टिल डेट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट 390 अभी लगी, टोटल लगनी है 650, तो ठीक है 390 डिवाइडेड बाय 650 इंटू 100, ये हो गया 60%, 60% काम कंप्लीट हो गया। और ईयर 2 में हमने पिछली क्लास में कंसेप्ट में पढ़ा था, क्यूमुलेटिवली देखते हैं, एक एक की अलग परसेंटेज नहीं निकलती, क्यूमुलेटिव। अब कितनी हो गई ईयर 2 तक? 650, टोटल कितनी है? 650, इसका मतलब 100% काम कंप्लीट हो गया। और हाँ यही सच्चाई भी है, ठीक है। टोटल रेवेन्यू, ठीक है, टोटल रेवेन्यू 600 था। मैं एक काम करता हूं, यहां पर शुरुआत पे लिख देता हूं आंसर, रुपीज इन थाउजेंड है ये, ठीक है, ध्यान रखना। टोटल रेवेन्यू 600 था। ईयर 2 में भी टोटल रेवेन्यू नहीं बदला, 600 ही था। कई बार क्या है, जैसे रेवेन्यू बदल जाता है, कोई क्लेम है, वेरिएशन कुछ आ गई किसी भी वजह से, लेकिन 600 ही रहा ईयर 1 में भी ईयर 2 में भी। ये टोटल रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। रेवेन्यू टिल डेट अगर हम देखें भाई, 600 इंटू 60% कितना हो गया? ये 360। ये 600 इंटू 100% काम कंप्लीट हो गया,
तो टोटल हमारा रेवेन्यू कितना हो गया 600 का। बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूं भाई? 60% काम कंप्लीट हुआ तो कायदे से 600 इंटू 60% 360 का रेवेन्यू बना, और 600 इंटू 100% पूरा काम कंप्लीट हो गया ईयर 2 तक, तो पूरा 600 का रेवेन्यू हमारा अब हो गया हमारा। ठीक है, कहने का मतलब इसके हम हकदार हो गए पूरे 600 के। इसमें हम माइनस करेंगे रेवेन्यू ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड इन प्रीवियस ईयर्स। मैं ना इस क्वेश्चन को ऐसे करके दिखा रहा हूं कि अगर क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंसिव ईयर 3 ईयर 4 तक का भी आया तो भी आप कर पाओ। इसमें हो सकता है किसी को ये करते वक्त कि ये इतना बड़ा क्यों बना रहे हैं, ये कोई बात नहीं, आगे के क्वेश्चंस में इजी रहेगा। फिर इसमें तो चीजें फिर भी अपने आप ही स्पष्ट है, फिर भी कोई बात नहीं। रेवेन्यू हमने क्या पीछे पहले कभी रिकॉग्नाइज किया? नहीं, ये तो ईयर 1 ही है। हाँ, इसमें रिकॉग्नाइज किया, पिछले साल 360 कर दिया ना ईयर 1 में, देखो है ना, एरो को हटा देता हूं, 360 कर दिया। तो रेवेन्यू ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर का रेवेन्यू कितना हुआ? 360 में से नील तो 360, और इसमें 240, 240 का रेवेन्यू अगले साल का हुआ। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर की कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितनी हुई? अब देखिए इसके दो तरीके हैं, या तो आप टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को यहां पे 60% कर दो, यहां पर अगली बार 40%, वरना आपको पता तो है कॉस्ट इनकट 390 है साफ साफ। ठीक है, और उसमें कितनी है, अगली बार कितनी हुई थी? 260, ये तो पता ही है। अदरवाइज आप फिर टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जो 650 है, यहां पर आप 60% करोगे, फिर आप 100% करके फिर वो पुराने वाला माइनस करोगे, जैसे रेवेन्यू के लिए किया ना वैसे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कर लो। अदरवाइज आपको इतना मालूम ही है, एक्चुअल दे तो रखिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। ठीक है, तो प्रॉफिट या लॉस, या एक काम करते, लॉस आ रहा है तो सीधा लॉस ही वर्ड लिखते। तो लॉस दिख रहा है साफ साफ, 360 पे 390, ठीक है, माइनस करेंगे तो हमारी लॉस कितना आ गया? 30 रुपीज का लॉस आ गया, यहां पर 20 रुपीज का लॉस आ गया, है ना। अगर लॉस आ गया तो हमारे को बिल्कुल अलर्ट हो जाना है। मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में भी बताया था, ये तो बड़ी दिक्कत हो गई, लॉस आ गया। अगर लॉस 30 रुपए का अभी आ गया तो हमें क्या करना होगा? अभी यहीं रुककर आगे के भी लॉस के लिए अभी से प्रोविजन बना लेना है। आगे अभी कितना दिख रहा है? 20 रुपए का, तो प्रोविजन फॉर लॉस टू बी मेड इमीडिएटली कितने का बना लेते हैं? 20 रुपए का प्रोविजन। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर? रिवर्सल ऑफ प्रोविजन करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार प्रोविजन बना लिया पहले ही, तो अगली बार उस प्रोविजन को रिवर्स कर देंगे। क्यों कर देंगे? इसी बार हमने 50 रुपए लॉस रिकॉग्नाइज कर दिया, बार बार थोड़ी ना रिकॉग्नाइज करते रहेंगे उसको ही, फिर थोड़ी ना 20 दिखाएंगे, नहीं, अब उसको रेवेन्यू जो है लॉस को रिवर्स कर देंगे। ठीक है, इसको हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग प्रूडेंस कंजर्वेटिज्म फॉलो कर रहे हैं, कंजर्व होकर चल रहे हैं कि भाई आगे का लॉस अभी से प्रोवाइड कर लिया। ठीक है, तो ये अभी से प्रोवाइड कर लिया। P&L में कैसे दिखाएंगे? यहां बना देता हूं मैं, पहले का तो यही आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयर 1। P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप लोगों को पता होगा सब इनकम्स आते हैं ना हमारे, जितने भी हमारे को मिलना है, तो बाय कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, हमारा कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना था ईयर 1 में? 360 रुपए था, दिख रहा है आपको ये 360। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितनी थी? टू कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट वो निकाला था ना करंट ईयर वाला, 390। ठीक है, प्रोविजन कितना बनाना है? 20 रुपए का, टू प्रोविजन फॉर लॉस। मैंने आपको पिछली क्लास में भी कहा था कि लॉस का जो प्रोविजन है वो ही बनाना है केवल, आपको इस बार का लॉस तो दिख ही जाएगा, पूरे 50 की जरूरत नहीं है। इस बार कुछ लॉस तो ऑटोमेटिकली आएगा, इधर रेवेन्यू इधर कॉस्ट माइनस करके खुद भी तो कुछ लॉस आ रहा होगा, और बचा हुए लॉस का आपने रिकॉग्नाइज कर दिया, मतलब जो बची कसर थी वो हमने लगा दी। तो यहां देखो आप, डेबिट में 410 है, क्रेडिट में कितना है? 360, तो बाय लॉस कितने का हो गया लॉस? 50 रुपए का, 410 410। ठीक है, ईयर 2 में अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयर 2 की, उसने तो वैसे ईयर 1 ही कहा है, शायद हम दोनों बना लेते हैं। ठीक है, डेबिट क्रेडिट बाय कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, अगली बार का कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना है? 240 रुपए।
ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितनी है? टू कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 260 रुपए, है ना, 260। प्रोविजन को रिवर्स करना है, 20 रुपए का प्रोविजन रिवर्स करना है। पहले डेबिट में था तो बाय रिवर्सल ऑफ प्रोविजन, कितने रुपए का? 20 रुपए का। तो मैच कर गया। क्यों कर गया? कोई प्रॉफिट नहीं, कोई लॉस नहीं। जो लॉस था वो पहले ही रिकॉग्नाइज कर दिया कंजर्वेटिज्म को फॉलो करते हुए, इसलिए अब कुछ नहीं आएगा इस बार। आई बात समझ में? ये था हमारा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7 पर। On 1st December 2021, Vishwakarma Construction Company Limited undertook a contract to construct a building for rupees 85 lakh। ठीक है। ऑन 30 तो 85 लाख रुपीस की हमने कंस्ट्रक्शन के लिए दिया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू हो गया। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना हमारा? 85 लाख। ऑन 31st March 2022, द कंपनी फाउंड दैट इट हैज ऑलरेडी स्पेंट 64,99,000 ऑन द कंस्ट्रक्शन। कितने अभी तक इंकर कर चुके? 64,99,000। प्रूडेंट एस्टिमेट ऑफ एडिशनल कॉस्ट फॉर कंप्लीशन वॉज, लगता है कि 32,01,000 रुपए इसमें और लगेंगे अभी। तो 32 प्लस 64, ये तो पहले ही दिख रहा है 85 से ज्यादा जाएगा, लॉस होना इस कॉन्ट्रैक्ट में हमारे को। What amount should be recognized in the statement of P&L for the year ended 31st March 2022 as per the provisions of AS7 revised। ठीक है, तो P&L में क्या क्या चीजें कैसे जाएगा अमाउंट वो बताना है। तो P&L का एक्सट्रैक्ट बना देंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कॉस्ट इंकर्ड टिल डेट, कितनी कॉस्ट इंकर करी हमने टिल डेट? तो वो करी है रुपीज 64,99,000 की। ठीक है, प्लस एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट, और क्या लगता है कि कितनी कॉस्ट और लगेगी? तो वो लगेगी रुपीज 32,01,000 की। तो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, हमारी टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी पड़ने वाली है? तो वो पड़ेगी हमारे को 97 लाख रुपीस की। समझ में आ गया? 97 लाख हमारी टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट होने वाली है। तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन देख लेते हैं। डिग्री ऑफ कंप्लीशन कैसे निकलेगा? अगर हम इसको ए माने, बी माने, सी माने तो ऐसे लिख सकते हैं ना, ए डिवाइडेड बाय सी, मतलब 64,99,000 डिवाइडेड बाय 97 लाख इंटू 100, तो 67% काम कंप्लीट हो गया। कितना? 67% काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, टोटल रेवेन्यू कितना है? टोटल रेवेन्यू है 85 लाख का। रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड, रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? 85 लाख का 67%, वो कितना आता है? ठीक है, 85 लाख का 67%, तो ये आ गया अमाउंट रुपीज 56,95,000। ठीक है, रेवेन्यू इतना रिकॉग्नाइज करना है। कॉस्ट इंकर्ड कितनी है? कॉस्ट इंकर्ड है 64,99,000 की। ठीक है, तो ये लॉस कितना हुआ? 64,99,000। तो इस बार का लॉस दिख रहा है आपको 8,04,000 रुपीज का। लेकिन टोटल लॉस कितना है? तो टोटल रेवेन्यू, या फिर आप पहले कॉस्ट लिखोगे वरना वो माइनस में दिखा देगा। टोटल कॉस्ट, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट माइनस टोटल रेवेन्यू। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट हमारी है 97 लाख की, माइनस टोटल रेवेन्यू कितना है इस पे? 85 लाख का। तो ये 12 लाख रुपए का टोटल लॉस है। 8,04,000 रुपए तो इसी बार से पर्टेन करता है, इसी साल में 8,04,000 रुपए। तो प्रोविजन कितना बनाना पड़ेगा? प्रोविजन टू बी मेड हो गया 12 लाख में से 8,04,000 रुपए हटा दो, तो ये आ गया 3,96,000, है ना। 3,96,000 का प्रोविजन बनाना पड़ेगा। अगर हम इसका P&L अकाउंट का एक्सट्रैक्ट बनाकर देखें, ठीक है, तो बाय कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू,
कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू हम कितना लेके जाएंगे इस बार? रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है 56,95,000 का। टू कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितनी है हमारी? 64,99,000 की। ठीक है, लॉस का प्रोविजन कितना बनाना है? टू प्रोविजन फॉर लॉस, प्रोविजन का लॉस बनाना है 3,96,000 रुपीज का। ठीक है, तो बाय लॉस कितना आया देख लेते हैं। 64,99,000 प्लस 3,96,000, ये टोटल हो गया 68,95,000 माइनस 56,95,000, 12 लाख रुपए। और 12 लाख ही तो टोटल लॉस था। देखो सारा का सारा लॉस इसी बार रिकॉग्नाइज कर दिया, यही दिखाना है हमारे को। ठीक है, तो प्रोविजन बनेगा 3,96,000 का, बट ऑटोमेटिकली टोटल लॉस आएगा क्योंकि कुछ लॉस तो इस बार का भी है, तो वो 12 लाख रुपए दिखाई देगा। आई बात समझ में आप लोगों को? आइए एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर हैज अ फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फॉर रुपीज 9,000 lakh टू बिल्ड अ ब्रिज इन 3 years टाइम फ्रेम। अ समरी ऑफ सम ऑफ द फाइनेंशियल डेटा इज एज अंडर। ठीक है, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ये रुपीज इन लैख है। इनिशियल अमाउंट एग्रीड फॉर रेवेन्यू एग्रीड इन द कॉन्ट्रैक्ट, तो इनिशियली तो 9,000 रुपए डिसाइड हुए थे, 9,000 लाख, हम 9,000 ही बोल रहे हैं। वेरिएशन इन रेवेन्यू, वेरिएशन पहले साल में तो कोई वेरिएशन नहीं आया, दूसरे साल में वेरिएशन आया 200 रुपए का, तीसरे में भी वो 200 ही रहा, कोई नया वेरिएशन नहीं आया। तो इसका मतलब तीसरा ईयर एंड होते होते 9,200 रुपीज हो गया, मतलब सेकंड ईयर में भी हो गया था वो, तो 9,200 लाख का हमारा रेवेन्यू हो गया। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इंकर्ड अप टू द रिपोर्टिंग डेट। ठीक है, क्यूमुलेटिवली कितनी कितनी होती रही? सबसे पहले 2093, फिर बढ़कर हो गई 6168, फिर और कॉस्ट लगी तो हो गई 8100 की। ठीक है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट फॉर द होल कॉन्ट्रैक्ट, होल कॉन्ट्रैक्ट का एस्टिमेटेड प्रॉफिट अभी लग रहा है 950 का ईयर 1 में, ईयर 2 में लगने लगा 1,000 रुपए कमाएंगे हम, 1,000 लाख, और मैं बार बार लाख नहीं बोलूंगा, वो आप अज्यूम मान के चलना, और तीसरे में लगा हम 1,000 रुपए ही कमाएंगे, है ना। ठीक है, इंक्लूड्स रुपीज 100 लाख, ये स्टार जो पहले वाले में लगा रखा था इसमें था ये स्टार, सॉरी ये मैंने ये करा तो इससे हट गया होगा, ये स्टार था ना। इस ईयर 2 में कहता है इंक्लूड्स रुपीज 100 फॉर स्टैंडर्ड मटेरियल स्टोर्ड एट द साइट टू बी यूज्ड इन ईयर 3 टू कंप्लीट द वर्क। काम कंप्लीट करने के लिए 100 का खर्चा हुआ, लेकिन ये खर्चा अगली बार के लिए हुआ है, फ्यूचर के लिए कुछ करते हैं तो वो असेट बनता है, आपको पता होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में नहीं जाता, ये तो ईयर 2 की बैलेंस शीट में जाएगा। ये मैंने बताया हुआ आपको कंसेप्ट डिस्कस करते वक्त। सेकंड 8100 में 2 स्टार बनाकर नीचे बताया एक्सक्लूड्स रुपीज 100 फॉर स्टैंडर्ड मटेरियल, वो जो पिछली बार ईयर 2 में खर्चा किया था, अब हमने फिर से 8100 में उसको इंक्लूड नहीं किया, तो हम कर लेंगे, इसे हटा देंगे 6168 से 8100 में डाल देंगे उसको। ठीक है, द वेरिएशन इन कॉस्ट एंड रेवेन्यू इन ईयर 2 हैज बीन अप्रूव्ड बाय द कस्टमर, कस्टमर ने इसको अप्रूव कर दिया है। कंप्यूट ईयर वाइज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, एक्सपेंस, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टू कंप्लीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। देखिए, ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3। अच्छा, हम सबसे पहले क्या लिखते थे? कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट प्लस फर्दर कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। फिर उसके बाद वो क्यों करते थे फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीशन? वो इसलिए करते थे क्योंकि हमें टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट चाहिए होती थी। आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्या कहीं पर भी हमारे को, मैंने इसीलिए ये सारे मार्क्स हटा दिए जिससे कि आपको क्लियर दिखे, कि आपको कहीं पर भी ईयर 1 का जैसे डेटा है, क्या आपको कहीं पर भी दिखाई दे रहा है फर्दर और कॉस्ट कितनी लगेगी? 2093 कॉस्ट लगी हमारी इस बार, लेकिन और कितनी लगनी है आप ईयर 2 में जाकर थोड़ी ना देखोगे, आप प्रैक्टिकली सोचो। यहाँ तो डेटा आपको पूरा गिवन है, ठीक है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली ईयर 1 में खड़े होंगे, आपको बता नहीं रखा कि ईयर 2 में और फर्दर कॉस्ट कितनी लगेगी, ईयर 2 में कितनी लगेगी, ईयर 3 मतलब ईयर 2 में और ईयर 3 में कितनी कितनी लगेगी। लेकिन इनडायरेक्टली एक चीज दे रखी है, क्या दे रखी है? रेवेन्यू दे रखा है 9,000 और एस्टिमेटेड प्रॉफिट दे रखा है, तो एस्टिमेटेड कॉस्ट निकल गई ना, रेवेन्यू माइनस प्रॉफिट कर देंगे तो कॉस्ट निकल गई, है ना। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ही तो रेवेन्यू होता है, तो एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट वैसे ही आ गई।
आप पहले फर्दर कॉस्ट लिखो, फिर डिवाइड दोनों को ऐड करके टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट लिखो। उससे पहले क्वेश्चन ने खुद ही दे दी ये चीज, ठीक है। तो कॉस्ट इंकर्ड टिल डेट तक कितनी कॉस्ट इंकर हुई ये देख लेते हैं। सबसे पहले ईयर 1 में 2093, फिर 6168 को मैं 6068 लिख दूं। क्यों लिख दें? क्योंकि 100 रुपए वो जो आगे के लिए खर्च किए हैं। 8100 को हम 8200 लिख दें क्योंकि यहां पर ऐड होंगे वो। अब हम लोग टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, इसको टोटल भी वर्ड लिखते हैं, तो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ये कैसे लिखेंगे हम? जो हमारा टोटल रेवेन्यू होगा, टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू माइनस एस्टिमेटेड प्रॉफिट, प्रॉफिट माइनस कर देंगे। कहने का मतलब क्या करेंगे, पहले ईयर में आप 9000 में से 950 माइनस कर दोगे तो आपका 8050 क्या निकल के आया? एस्टिमेटेड कॉस्ट। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इतनी है, क्वेश्चन खुद बता रहा है ये बात। फिर ईयर 2 में कहता है कि उसको रेवेन्यू लगता है 9200 हो जाएगा। 9200 कैसे? वेरिएशन होगा 200 रुपए का। क्या ये रेवेन्यू में ऐड होएगा? हाँ, क्लास जाकर देखो आप, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू की डेफिनेशन पूरा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखा हुआ हमने स्टडी मटेरियल का। वेरिएशन उसी में ऐड होता है। 9200 माइनस 1000 रुपए हम लोग प्रॉफिट कमाएंगे, इसका मतलब यहां पर एस्टिमेटेड कॉस्ट 8200 बैठ गई। ईयर 3 में 9200 रहा रेवेन्यू और एस्टिमेटेड कॉस्ट 1000, इसका मतलब 8200 रुपीज का हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट हमारी एस्टिमेटेड लग रही है यहां पर, ठीक है। तीनों में आ गई। अब हम डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकाल सकते हैं। आप डिग्री लिख दो, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कुछ भी लिख दो, ठीक है। पहले वाले में 2093 डिवाइडेड बाय 8050 इंटू 100, तो 26% काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं 6068 डिवाइडेड बाय 8200, ठीक है, इंटू 100, तो 74% काम कंप्लीट हो गया। ईयर 2 में 8200 कॉस्ट अब तक इंकर हो चुकी, तो इसका मतलब 100% काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। टोटल रेवेन्यू अभी लिखा ही था, यहां 9000 लग रहा है, या 9200 लग रहा है, या 9200 लग रहा है। रेवेन्यू टिल डेट, अगर हम टिल डेट का रेवेन्यू देखें तो भाई 9000 इंटू 26% कायदे से यहां तक हो जाना चाहिए। 9200 का 74% है, यहां तक रिकॉग्नाइज हो जाना चाहिए। 9200 का 100% यहां तक रिकॉग्नाइज हो जाना चाहिए। मतलब 9000 का 26% 2340 फर्स्ट ईयर तक रिकॉग्नाइज हो जाना चाहिए। 9200 का 74% मतलब 6808 यहां तक रिकॉग्नाइज हो जाना चाहिए। और 9200 का 100% मतलब पूरे 9200 रुपीस थर्ड ईयर तक रिकॉग्नाइज हो जाने चाहिए। माइनस रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड इन प्रीवियस ईयर्स में कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर चुके? प्रथम ईयर में तो कुछ भी नहीं किया, फर्स्ट ईयर में। सेकंड में जब हम जाएं तो हम कहेंगे हाँ भाई 2340 तो पिछले साल ही रिकॉग्नाइज करके आए हैं। थर्ड ईयर में जब हम जाएं तो हम कहेंगे 6068 तो 6808 है ना, 6808 तो अभी पिछले साल ही रिकॉग्नाइज करके आए हैं, ठीक है। तो रेवेन्यू ऑफ करंट ईयर का रेवेन्यू कितना होगा? 2340, ठीक है। 6808 में से 2340 माइनस करें तो ये 4468, और 9200 में से 6808 माइनस करें तो 2392, ठीक है। कॉस्ट ऑफ करंट ईयर की कॉस्ट। अब भाई करंट ईयर की कॉस्ट एक तरीका तो ये परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर लो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट को। वो जो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है ना 8050, उसको परसेंटेज से मल्टीप्लाई करो, वो आती जाएगी। माइनस कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर माइनस कर दोगे, जैसे रेवेन्यू में करा वैसे ही करोगे तो कॉस्ट ऑफ करंट ईयर आएगी। वरना आपको पता तो है कॉस्ट इनका टिल डेट पहले साल में 2093 है, दूसरे में 6068 में से 6068 दूसरे साल तक है, उसमें से 2093 तो पिछले साल की है, तो ये हो गई 3975, ठीक है। थर्ड में 8200 टोटल कॉस्ट है,
उसमें से 6068 तो पिछले साल तक हो चुकी, इसका मतलब 2132 इस साल की करंट को। प्रॉफिट देख लेते हैं कितना है, ठीक है। 2340 माइनस 2093 247। दूसरे साल का प्रॉफिट कितना है, 4468 माइनस 3975, यह है 493 का। थर्ड ईयर का देख लेते हैं, 2392 माइनस 2132 260, और अगर हम 260 प्लस 493 करें प्लस 247 करें तो टोटल प्रॉफिट आता है 1000। और आप देखिए 1000 का ही तो हमने कहा था कि होगा प्रॉफिट, और ये देखो ऐसे ऐसे रिकॉग्नाइज हो रहा है। पहले साल में इतना हो रहा है, दूसरे में इतना हो रहा है, तीसरे में इतना हो रहा है। आई बात समझ में आप लोगों को? अब आप अगर पी एंड एल अकाउंट बनाओगे, जैसे मैं आपको अगर एक का ही पी एंड एल अकाउंट बनाकर दिखाऊं फर्स्ट ईयर का, प्रॉफिट आपको रिकॉग्नाइज थोड़ी ना करना होता है, प्रॉफिट तो अपने आप दिखता है। वो तो लॉस का प्रोविजन बनाते हैं अगले बार आगे के लॉस का। इस साल का प्रॉफिट और लॉस तो खुद ही दिखाई देता है ना। बाय कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, कितने का कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू हुआ करंट ईयर का, 2340 टू कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितनी हुई, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है 2093। अब आपको प्रॉफिट थोड़ी ना लिखना, वो तो अपने आप आएगा ना बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो ये आ गया प्रॉफिट, कितने का आया 247 का, तो इन दोनों का टोटल हो गया 2340। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं स्टडी मटेरियल का। आरटी एंटरप्राइजेस हैज एंटर्ड इनटू अ फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टावर विद इट्स कस्टमर। इनिशियल टेंडर प्राइस एग्रीड इज ₹220 करोड़। इनिशियल टेंडर प्राइस कितना है, 220 करोड़, मतलब टोटल रेवेन्यू। एट द स्टार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इट इज एस्टिमेटेड दैट अ टोटल कॉस्ट टू बी इंकर्ड विल बी ₹200 करोड़। ऐसा लगता है स्टार्टिंग में कि 200 करोड़ रुपए लगेंगे कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में, मतलब एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट की बात कर रहा है। एट द एंड ऑफ ईयर 1 द एस्टिमेट स्टैंड्स रिवाइज टू ₹202 करोड़। लेकिन पहला साल अंत होते होते ही ये पता लग गया कि नहीं 200 नहीं 202 करोड़ रुपए लगेंगे। अब देखिए हम ये जो प्रॉफिट लॉस कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट निकालते हैं ईयर वाइज, ये तो ईयर के एंड पे ही निकालते हैं, क्योंकि पी एंड एल बैलेंस शीट वगैरह तो ईयर के एंड में बनती है। तो इसका मतलब हमारे लिए 200 तो रेलेवेंट है ही नहीं। ईयर 1 में भी हम कितना लिखेंगे, 202 ही, क्योंकि एंड होते होते साल पता लग गई ना नई वैल्यू। एट द एंड ऑफ ईयर 1 ये तो हो गया। अज्यूम दैट द कंस्ट्रक्शन इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड इन 3 years, ठीक है। ड्यूरिंग ईयर 2 दूसरे साल में कस्टमर रिक्वेस्टेड फॉर अ वेरिएशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्टी ने कहा कुछ वेरिएशन के लिए, स्कोप बदला है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू विल इंक्रीज बाय 5 करोड़ रुपए। कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू हमारी मतलब रेवेन्यू बढ़ जाएगा 5 करोड़ रुपए। कॉस्ट विल इंक्रीज बाय ₹3 करोड़, ठीक है। आरटी हैज डिसाइडेड टू मेजर द स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रपोर्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इंकर्ड टू द टोटल एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, ठीक है। ये कह रहा है डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इंकर्ड टिल डेट डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। तो हम ऐसे ही तो निकालते हैं, अगर कोई और इन्फॉर्मेशन ना हो, या फिर वो बता दे फिजिकल प्रोग्रेस कितनी हुई है, हम वो परसेंटेज ले लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इंकर्ड एट द एंड ऑफ ईच ईयर इज, एट द एंड ऑफ ईच ईयर कितनी कितनी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट हुई, 52 करोड़ हो चुकी ईयर 1 में। ईयर 2 आते आते 154 करोड़ हो गई, बट ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग अनयूज्ड मटेरियल ऑफ 2.5 करोड़। इसमें 2.5 करोड़ रुपए का मटेरियल यूज नहीं हुआ, वो अगले साल होगा, तो माइनस कर लेंगे। ये असेट है ईयर 2 के लिए। ईयर 3 आते आते 205 करोड़ पूरा खर्च हो गया। एक चीज ध्यान देने वाली बात है, ईयर 2 में 2.5 करोड़ माइनस तो करोगे, लेकिन क्या ईयर 3 में ऐड करना या नहीं करना? नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि 205 करोड़ ही बताया, और ऊपर कहा था ना कि 205 टोटल हमारा कॉस्ट कितनी थी, 3 करोड़ से बढ़ गई थी। पहले 202 करोड़ थी स्टार्टिंग में, फिर 3 करोड़ और बढ़ गई थी, बाद में पता चला तो 205 ही थी, तो वो 205 आ गई ना। इसका मतलब ये 2.5 करोड़ रुपए उसमें इंक्लूडेड है। इससे पीछे एक 10th क्वेश्चन किया था, उसमें नहीं थे इंक्लूडेड। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ ईच ईयर, हर साल कितनी कितनी परसेंटेज काम कंप्लीट हुआ। प्रॉफिट टू बी रिकॉग्नाइज फॉर ईच ईयर, प्रॉफिट कितना रिकॉग्नाइज करना है हर साल में, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को। कितने साल हैं इसमें, ईयर 1, ईयर 2,
और ईयर 3। ठीक है, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, ठीक है, इंकर्ड टिल डेट। टिल डेट कितनी इंकर हुई, ये सब रुपीज इन करोड़ है आंसर में। ठीक है, ये सब कुछ रुपीज इन करोड़ लिखेंगे हम। 52.52 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट ईयर में हुई है 154.20 करोड़, लेकिन उसमें से 2.5 करोड़ रुपए हटा देंगे। एक मिनट, 154.20 माइनस 2.5, तो ये आ जाएगा 151.70। और ईयर 3 तक कितनी हो गई, 205 करोड़ रुपए की। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए हम क्या करते हैं, जनरली कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनका टिल डेट प्लस करते हैं हम फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट, फिर हमारा टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट निकल कर आता है। लेकिन इसमें फर्दर कॉस्ट तो दे नहीं रखी है और कितनी एस्टिमेटेड है, ये जरूर दे रखी है कि टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी होगी, तो सीधा हमें वही मिल गया ना, तो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ही मिल गया। आपको फर्दर कॉस्ट ऐड करके टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालने की जरूरत नहीं है। हम फर्दर कॉस्ट केवल इसलिए लिखते हैं जैसे कि हम टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट निकाल पाए। लेकिन क्वेश्चन ने ऐसे ना बता के टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट बता रखी है ईयर वाइज। देखो लिखा है ना, ईयर 1 एंड होते होते पता लगा कि हमारे को 202 करोड़ रुपए लगेंगे, तो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 202 है। ईयर जब 2 एंड हुआ तो पता चला 3 करोड़ से बढ़ गया, तो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 205 करोड़ होगी, और ईयर 2 में भी 205 करोड़ ही एस्टिमेटेड है। ठीक है, तो हम लोग अगर डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालें तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन कैसे निकलेगी, 52.52 डिवाइडेड बाय 202 इंटू 100, तो यहाँ तक हमारा 26% काम कंप्लीट हो गया। ईयर 2 में देखिए 151.70 डिवाइडेड बाय 205, तो इसमें हमारा 74% काम कंप्लीट हो गया, और ईयर 3 खत्म होते होते पूरा 100% काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू, एस्टिमेटेड रेवेन्यू कितना कितना है। साल फर्स्ट ईयर के एंड में हमारा रेवेन्यू 220 करोड़ रुपए लग रहा था हमें। ईयर 2 जब एंड हुआ तो रेवेन्यू लग रहा है अब 5 करोड़ बढ़ गया है ना, रेवेन्यू बढ़ गया 5 करोड़, तो 225 करोड़ और बाद में भी 225 करोड़। तो रेवेन्यू अर्न्ड टिल डेट कितना अर्न कर लिया, 220 करोड़ इंटू 26%, 225 करोड़ इंटू 74% और 225 करोड़ इंटू 100%। ठीक है, मतलब ईयर 1 में हमने 220 इंटू 26% 57.20 करोड़ का रेवेन्यू अर्न कर लिया। ईयर 2 तक 225 इंटू 74%, तो हमने 166.50 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू अर्न कर लिया। ईयर 3 एंड होते होते हमने पूरा 225 करोड़ रुपए का रेवेन्यू अर्न कर लिया। लेकिन हम माइनस करेंगे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड इन प्रीवियस ईयर, जो पहले ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर दिया। भाई ईयर 1 में तो कुछ करा नहीं होगा पहले, लेकिन ईयर 2 में कहेंगे हाँ भाई 57.20 तो पिछले बार ही कर दिया। ईयर 3 में कहेंगे कि 166.50 तो पिछली बार ही कर दिया। तो रेवेन्यू ऑफ करंट ईयर का रेवेन्यू कितना हुआ, 57.20। ईयर 2 में देखिए हम 166.50 में से 57.20 हटा दें तो 109.30। ईयर 3 में देखें 225 में से 166.50 मतलब 58.50 का रेवेन्यू हमने अर्न किया उस ईयर में। ठीक है, कॉस्ट ऑफ करंट ईयर की कॉस्ट कितनी कितनी आएगी, तो देखिए आपको या तो परसेंटेज मल्टीप्लाई करो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट का। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट फर्स्ट ईयर में 202 करोड़ है, उसका 26% करो, अदरवाइज आपको पता ही है 52.52 है। ईयर 2 में कितनी होगी भाई, 151.70 टोटल है, उसमें से 52.52 पिछली बार की है, तो इस बार की कितनी हुई 99.18। ईयर 3 में टोटल 205 है, जिसमें से 151.70 पिछली बार की है, तो 53.30 माइनस कर, ठीक है, करके आ गया 53.30। अब
हम प्रॉफिट निकाल लेंगे रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करके। सबसे पहले 57.20 माइनस 52.52 तो 4.68 का प्रॉफिट आ गया फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में 109.30 माइनस 99.18 तो 10.12 का प्रॉफिट आ गया। ये सब करोड़ में है फिगर। 58.50 माइनस 53.30 तो ये आ गया 5.20 का। एक बार अगर हम तीनों प्रॉफिट को ऐड करें 5.2 प्लस 10.12 प्लस 4.68 तो ये प्रॉफिट बनता है 20 करोड़ का। और 20 करोड़ का ही प्रॉफिट है क्योंकि भाई 205 करोड़ का खर्चा था, कॉस्ट थी, और 225 करोड़ का हमारा रेवेन्यू था। 20 करोड़ का ही तो फायदा था। वो तीनों सालों में ऐसे एलोकेट हो रहा है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए एक इलस्ट्रेशन और देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6 बड़ी सिंपल सी इलस्ट्रेशन है, मैंने इसका आंसर भी दे रखा है। अ फर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स ऑब्टेन्ड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस अक्रॉस रिवर रेवती। द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल इन द रिकॉर्ड्स केप्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ये रुपीज इन लैख है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है ₹1000। अब ये लैख में है, मैं बार बार नहीं बोलूंगा। वर्क सर्टिफाइड फॉर द कॉस्ट इंकर्ड 500। वर्क नॉट येट सर्टिफाइड फॉर द कॉस्ट इंकर्ड 105। थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीज। ये कहता है 500 का तो वर्क सर्टिफाई कर दिया, 105 का भी होना बाकी है। तो इसका मतलब हमारी कॉस्ट इंकर कितनी है 605। ये वर्क सर्टिफाइड और नॉट सर्टिफाइड क्या होता है? देखिए, जो हमारा कॉन्ट्रैक्टी है, ठीक है, जो हमारा पार्टी है जिससे हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला है, वो ना उसके जो इंजीनियर वगैरह होते हैं वो पहले अप्रूव करते हैं कि हाँ ये कॉस्ट आपकी लगी है। फिर उसके बाद वो अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट में भेजते हैं। बिल अप्रूव करने के बाद फिर जाकर हमारी पेमेंट होती है। तो वहाँ पर एक प्रोसेस है उनका, वो होता रहे। लेकिन हमारी कॉस्ट तो टोटल 605 लग चुकी, ठीक है। एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीशन अभी 495 लगनी और बाकी है, ऐसा लगता है। तो 495 और 605 लग चुकी, तो ये तो 1100 रुपये जा रहा है। और रेवेन्यू है सिर्फ 1000 का, तो यहाँ तो अभी से ही दिख रहा है कि 100 रुपये का हमें नुकसान है, ठीक है। तो ये लॉस है, इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव ₹400, अब तक 400 रुपये मिल चुके। टू बी रिसीव्ड ₹140। ये टू बी रिसीव्ड क्या होता है? पैसा अभी मिलना बाकी है, इसको हम लोग रिटेंशंस बोलते हैं, ठीक है। डिस्क्लोजर देना पड़ता है रिटेंशंस का। क्वेश्चन यही पूछ रहे थे, फर्म सीक्स योर एडवाइस एंड असिस्टेंस, प्रेजेंटेशन क्या करोगे अकाउंट्स में, ठीक है। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या चीजें जाती है? कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इस बार का, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, लॉस या प्रॉफिट जो हो रहा है वो, प्रॉफिट या लॉस वैसे इस बार का तो अपने आप निकल जाएगा। लेकिन अगर कुछ प्रोविजन बनाना हुआ, अगर पूरा लॉस हुआ तो ओवरऑल लॉस हो रहा है तो प्रोविजन भी बनेगा, इस वजह से वो पूछता है। नेक्स्ट, बैलेंस शीट में क्या क्या जाता है? रिटेंशंस, अगर कोई एडवांस रिसीव हो रहा है तो वो जाता है। फिर ड्यू फ्रॉम कस्टमर या ड्यू टू कस्टमर, वो हमने सीखा था ना, ये आप लोगों को मैंने, ये देखिए एक बार फिर से दिखा देता हूं, यहां पर बताया था। एन एंटरप्राइज शुड रिप्रेजेंट कॉस्ट इंकर्ड प्लस रिकॉग्नाइज प्रॉफिट माइनस प्रोग्रेस बिलिंग। अगर पॉजिटिव है तो ड्यू फ्रॉम कस्टमर, जिसको आप अनबिल्ड रेवेन्यू भी बोलते हो। और अगर नेगेटिव है तो ड्यू टू कस्टमर लाइबिलिटी, मतलब एक्सेस ऑफ बिलिंग ओवर रेवेन्यू, ठीक है। ये भी हमारे को दिखाना पड़ता है लास्ट में। तो आइए हम लोग कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6। तो एक तो लॉस है 100 रुपये का, ये दिख रहा है। अब परसेंटेज निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे आपको पता है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनका टिल डेट कितनी थी? 605 थी ना शायद, हाँ 605 डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है? 1100 इंटू 100। परसेंटेज आ गई, उसको कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू से मल्टीप्लाई कर दो, इस बार का रेवेन्यू आ गया। कॉस्ट इनकर्ड तो पता ही है कितनी है, 605। आप चाहो तो फिर वही बात मैं कह रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर लो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज, बट निकल के तो वही आएगा ना। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट तो आपको एग्जैक्टली गिवन है, दोनों आ गई। और क्या क्या चीजें हमारे को दिखानी है? देखिए, ड्यू फ्रॉम कस्टमर या ड्यू टू कस्टमर, ये कैसे निकला? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट प्लस रिकॉग्नाइज प्रॉफिट माइनस रिकॉग्नाइज लॉसेस माइनस प्रोग्रेस पेमेंट्स प्लस प्रोग्रेस पेमेंट्स टू बी रिसीव्ड। कितनी मिल गई पैसे और कितने मिलने बाकी है, वो इसमें से माइनस कर लेंगे हम। वो जो फॉर्मूला मैंने डिस्क्लोजर्स में आपको लिख कर दिखाया था। 605 की हमारी कॉस्ट लग चुकी, 100 रुपये उसमें से हमारा लॉस ही है। तो कायदे से तो हमारा काम कितने का हुआ? केवल 505 का। हमने बिलिंग कितने की कर दी? 540 की।
हमने बिलिंग सामने वाले को कितने की कर दी, ये प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड प्लस प्रोग्रेस पेमेंट टू बी रिसीव्ड, इसका मतलब प्रोग्रेस बिलिंग हुई है ना ये टोटल। तो हमने बिलिंग कर दी है 540 की, कायदा कहता है केवल 505, क्योंकि आपकी कॉस्ट इंकर हुई 605 की, 100 आपका लॉस ही है। तो आपने 35 रुपए ज्यादा बिलिंग करी हुई है, 35 आपकी लाइबिलिटी है, 35 इज ड्यू टू बी शोन एज लाइबिलिटी। ठीक है, तो ये कहता है रेलेवेंट डिस्क्लोजर्स ये देने हैं हमारे को। इस क्वेश्चन में पूछिए आपसे डिस्क्लोजर्स रहा है, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू मल्टीप्लाई करके कॉन्ट्रैक्ट, ये एक्चुअल वाला हो गया, रिकॉग्नाइज लॉसेस 100 का, प्रोग्रेस बिलिंग, देखिए ये 100 पूरा लिखा है, लेकिन आपको मालूम है मैंने क्वेश्चंस कर करके दिखा दिए। अभी हमने 9th 10th क्वेश्चन करे थे, उसमें मैंने आपको बताया था 100 तो टोटल लॉस है, लेकिन आपको पूरे का प्रोविजन नहीं बनाना, इस बार का लॉस हटाकर जो बचेगा उसका प्रोविजन बनेगा। ठीक है, आपसे कोई पूछे प्रोविजन कितने का बनेगा, तो देखिए 605 का तो एक्सपेंस है, 550 का रेवेन्यू है, तो ये हो गया 55 रुपए। 55 का लॉस तो इस पर ऐसे ही दिखाई देगा P&L में, तो प्रोविजन केवल 45 का बनेगा। ठीक है, हाँ वो बात माना कि टोटल लॉस कितना निकल के आएगा, वो 100 ही आएगा। करके दिखाए हुए पहले क्वेश्चंस, बार बार वो बात बताने की नहीं है। प्रोग्रेस बिलिंग कितने की बिलिंग करी है हमने, 540 की। रिटेंशंस जो मतलब पैसे रोक लिए सामने वाले ने, वो 140 है। ठीक है, ड्यू टू कस्टमर 35 है। मेथड ऑफ, और ये दोनों मेथड भी आपको बताने होते हैं। ये हो गए हमारे डिस्क्लोजर्स। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कर लिया AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। फिर भी अभी आपको कोई और डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करेंगे। थैंक यू सो मच।